अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जो न्यू ऑनलाइन प्रोसेस है वो कैसे होगा। ये प्रोसेस कतई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस इस साल पहली बार लॉन्च हुआ है तो इसको करते हुए बहुत सी मुश्किलात का सामना हो रहा है। आइए मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस को आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करके आपने पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जो साइट है उस पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपने इसको ओपन करना है और ये ऐसे ओपन हो गई। ओपन करने के बाद आपने क्लिक हियर टू अप्लाई यहाँ पे क्लिक करना है। करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि इसकी इंस्ट्रक्शन और चेकलिस्ट को कि आया कि आप ये करने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं। तो आप इसको ओपन करेंगे। पहले मैं बता दूं कि इसके लिए एलिजिबल कौन होता है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसके गार्डियन उसके सरपरस्त किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो हम इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन को ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये सब कुछ बताया हुआ है कि ये प्रोसेस कैसे होगा और ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने मोटा मोटा इसको बता रखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है। याद रहे आपने प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है, क्योंकि आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स साथ साथ अपलोड होंगे और विदाउट अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स आपका प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। तो यहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि पिक्चर ऑफ स्टूडेंट है ब्लू बैकग्राउंड के साथ, उसके बाद CNIC है, ये फ्रंट और बैक से होगा, और उसके बाद कंप्यूटराइज CNIC ऑफ गार्डियन या फादर होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और EOBI है, अपॉइंटमेंट लेटर या फिर सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट या अपॉइंटमेंट लेटर, दोनों में से किसी एक चीज़ का होना ज़रूरी है। और अगर ये जो है आप यहाँ पे प्लीज़ हेयर क्लिक टू अप्लाई, ये हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सर्टिफिकेट नज़र आ जाएगा। इस सर्टिफिकेट को आप फिल करेंगे और अपने मुतलका इदारे से इंडस्ट्री से इसको फिलअप करवाएंगे। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ फ्रॉम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय इंडस्ट्री। तो ये भी यहाँ पे सर्टिफिकेट पहले से मौजूद है। आप इसको ओपन करेंगे, इसका आप प्रिंट निकलवाएंगे, इसको फिल करेंगे और फिर अपने मुतलका जो इंडस्ट्री है उससे इसको अटैच करवाएंगे। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, ये स्टूडेंट का जो जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ के एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और ये जो है आ गया सर्टिफिकेट, इसको फिलअप करेंगे और अपने इंस्टीट्यूशन से इसको भी जाके अटैच करवाएंगे। और उसके बाद है एजुकेशन नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एफिलिएशन, अगर आपका जो है इदारा है वो किसी से एफिलिएटेड है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ एफिलिएशन होता है जो आपको वहाँ के एडमिन ऑफिस से मिलेगा, तो उसका होना भी ज़रूरी है। उसके बाद प्रीवियसली पास एग्जामिनेशन की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। एफिडेविट बाय द वर्कर, 50 रुपीज़ की है स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट होना चाहिए वर्कर का, और यहाँ पे इन्होंने ये एफिडेविट दिखा भी रखा है। ये इस तरह से आपने इस एफिडेविट को जाके फिलअप करवाना है और एफिडेविट जो कि स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनेगा और फिर इसको अपने पास स्कैन कॉपी में रखना है। उसके बाद फ़ी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे फ़ी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी मौजूद है। हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आ गया, इसको फिलअप करेंगे और मुतलका इदारे से जाके इसको अटैच करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है ओरिजिनल पेमेंट वाउचर्स, जो स्टूडेंट ने फ़ी वगैरह पे किया उसके वाउचर्स हैं यहाँ पे। उसके बाद है डेथ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ बिलिंग डेथ ऑफ, इन केस अगर की डेथ हो गई है तो फिर ये वाले डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एविडेंस ऑफ बैंक अकाउंट चेक आपके पास, जो क्योंकि ये जो आपका स्कॉलरशिप होगा ये आता है बैंक अकाउंट में, तो आपने चेक को कॉपी को चेक बुक की जो होता है उसको स्कैन करवा के उसको भी अपने पास रखना है। रिटायरमेंट सर्टिफिकेट, अगर जो है वर्कर है वो रिटायर हो गया, और इसी तरह अगर उसने अगले सेमेस्टर के लिए स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दी स्टूडेंट ने तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी होना ज़रूरी हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले ही अपने पास रखने हैं, क्योंकि प्रोसेस के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। सबसे पहले तो आप साइट पर आ गए। साइट पर आने के बाद सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे उस साइट पर, तो इसके लिए आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर आ रहा है कि ये 5 कॉलेजेस हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो यहाँ पे वर्कर्स वेलफेयर का जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई नहीं होगा, तो इसको आप क्लोज़ कर दें। पहले अपनी मालूमात जो है वो उसको फिल करें। कारकुन से आपका रिश्ता क्या है, चाइल्ड है या खुद कारकुन है। उसके बाद स्टूडेंट का नेम CNIC पे जो लिखा हुआ है वो पूरा नेम लिखेंगे। उसके बाद बताना है कि तालिब इल्म के वालिद या शोहर का नाम। उसके बाद तालिब इल्म के जीन्स मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर,
तालिब इल्म का कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म नंबर लिखना है। यहाँ पे क्लिक करना है कि आपका CNSE है या आपका बे फॉर्म है, और फिर डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट जैसे कि CNSE पर लिखी हुई होगी। और डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए सबसे पहले आप इस ईयर को सिलेक्ट करते हैं। ईयर को सिलेक्ट करने के बाद आप मंथ को सिलेक्ट करते हैं। मंथ को सिलेक्ट करने के बाद फिर आती है डेट की बारी और आप उसको लिख सकते हैं। तालिब इल्म की इज़वाजी हैसियत आप बता सकते हैं। उसके बाद प्रोविंस क्या है तालिब इल्म का वो बता सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल बताना है। आप जैसे ही प्रोविंस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डोमिसाइल के ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन आ जाते हैं और किसी एक डिस्ट्रिक्ट को आपने सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है आपने। उसके बाद प्रोविंस लिखना है, सिटी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है। ये जैसे आप यहाँ पे प्रोविंस सेलेक्ट करते हैं तो आपका सिटी भी ऑप्शन आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के भी ऑप्शन आ जाएंगे, तहसील के भी ऑप्शन आ जाएंगे। और अगर आपका टेम्प्रेरी और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो आपने यहाँ पे डेटा लिखा है वो सारा ही डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नेटवर्क देना है कि कौन सा है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है जो है आपका, और देने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर SMS के ज़रिए तस्दीकी कोड हासिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक बॉक्स में वो आपसे आपसे एक कोड मांगेगा, जो कोड आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा। तो आपने वो कोड यहाँ पर ऐड करना है और ऐड करके इसे वेरीफाई कर दें। यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन होगा, उसे वेरीफाई करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट की ईमेल एड्रेस है, आप अपनी ईमेल एड्रेस देंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस देने के बाद आप इसको भी सेम उसी तरह वेरीफाई करेंगे तो आपको जो कोड है वो आपकी ईमेल पर आएगा। जिससे मैंने ईमेल खोल रखी है। इन केस आप देखें कि आपके इनबॉक्स में ये ईमेल नहीं आई है तो आप मोर पे जाएं। मोर पे जाकर यहाँ पे स्पैम मेल्स होती हैं या जंक मेल्स होती हैं, यहाँ पे देखिए मुझे ईमेल आई हुई है तो यहाँ पर ये कोड लिखा होता है। इस कोड को आप कॉपी करेंगे Ctrl+C से और इस तरह कॉपी करके इसको, और वहाँ पर जाकर आप इसको पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पर आकर इसको, यहाँ पे आपके एक ऑप्शन आएगा उसको पेस्ट करके आप इसको वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, वहाँ पे ये कि आपकी जो ईमेल है और जो मोबाइल नंबर है आपने वही देना जो आपका फंक्शनल है, क्योंकि पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड आपको फर्दर कांटेक्ट उसी ईमेल पर और इसी मोबाइल नंबर पर करेगा। तो आपने ये वैलिड देना है जो आपके हर वक्त यूज़ में हो। उसके बाद ये सब कंप्लीट करने के बाद आप डिस्क्लेमर को ऐसे चेक कर देंगे और इसको रजिस्टर करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। सम टाइम ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन कोड जब आप इसको क्लिक करते हैं तो नहीं आता, तो थोड़ा सा वेट कर लें। वेट करने के बाद आपका आ जाएगा कोड और वो कोड फिर आपने लिखना है। आप अगर वहाँ पे दोबारा वेरिफिकेशन कोड करते हैं तो आपका पहले वाला जो कोड है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर जो नया कोड होता है सिर्फ वही वैलिड हुआ करता है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो है अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, और रजिस्टर होने के बाद आप जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सिंपल इस तरह प्रोसेस करेंगे और यहाँ जो है आपका जो यूज़र नेम होगा और आपको जो पासवर्ड होगा वो आपके ईमेल पर आएगा। तो आपने अपनी ईमेल पर जाकर उसको अपनी ईमेल पर जाना है। ईमेल पर जाकर आप देखेंगे उनका जो होगी वो कोई ईमेल आईडी होगी, और उस ईमेल को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपका यूज़र नेम भी देंगे वो, और आपका पासवर्ड जो होगा वो उन्हीं की तरफ से दिया हुआ होगा। पासवर्ड आपने खुद नहीं बनाना, तो वो जो देंगे वही पासवर्ड, उसी पासवर्ड से ही आपकी आईडी लॉगिन होगी। तो मुझे इन्होंने दी हुई है, मैंने फर्जी अपना CNIC लिखा हुआ है तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड मैंने ऑटोमेटिकली सेव किया हुआ है तो इसलिए मेरा इसी तरह आ गया। आप इसको टाइप भी कर सकते हैं और आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इस लॉगिन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहा है जो कि तकरीबन 4-5 दिन पहले से आना स्टार्ट हुआ है। वो ये है कि स्कैन कॉपी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, जैसे कि CNSE, EOBI, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिग्री, रिजल्ट कार्ड, लास्ट ईयर सेमेस्टर, इसकी स्कैन फोटो कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी क्या है वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो फिर एक्सेप्टेड क्या है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकलवा कर उन्हें मुतल्लिका इदारों से अटैच करवा कर वो एक्सेप्टेड होगी और वो अपलोड करनी है। तो ये कुछ उन्होंने अब क्राइटेरिया में रख दिया तो इसी तरह ही फॉलो करना है, लेकिन समझ से बाहर है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। खैर, ये आपका डैशबोर्ड है, ये आपका माई अकाउंट है। माई अकाउंट में आप लॉगआउट भी कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। ये है आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड से आपके ये हैं स्टेप्स जो आपने पूरे करने हैं। यहाँ से आप ये इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी देख सकते हैं। आपका डिस्क्लेमर होता है यहाँ पे, और अपना यहाँ पे स्टेटस होता है एप्लीकेशन का कि आपने वो कितनी कर लिया है और कब सबमिट किया है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला स्टेप होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट की। यहाँ पे
पहले बता दें रिलेशन विद वर्कर, ये क्योंकि हम उस पर रजिस्टर करते हुए दिए आए थे कि हमारा जो रिलेशन है वो चाइल्ड का है। उसके बाद नाम भी हम पहले दे चुके होते हैं, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आता है। जेंडर हम पहले लिख चुके होते हैं। यहाँ पर हमने पिक्चर अपलोड करनी होती है जो कि नीले बैकग्राउंड में होनी चाहिए। यहाँ पे हम चूज़ फाइल करते हैं तो हमारे कंप्यूटर से जो है वो फाइल उठाता है, तो हम इस फाइल से उसको अब कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जो आपकी जो फाइल है, जो पिक है, वो 1 MB की होनी चाहिए मैक्सिमम, और जो फॉर्मेट है उसका JPG, JPEG या PNG होना चाहिए। उसके बाद तालिब इल्म के वालिद शोहर का नाम, तो ये हम पहले क्योंकि उसमें लिख चुके थे। तालिब इल्म का शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पहले लिख चुके थे। इशू डेट ये ID कार्ड पे लिखी होती है, ये आप दे सकते हैं। एक्सपायरी डेट ID कार्ड पे लिखी होती है, वो दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ मैं पहले लिख चुका हूँ। उसके बाद इज़वाजी हैसियत मैं पहले दे चुका हूँ। तालिब इल्म का डोमिसाइल ये सब कुछ मैं पहले दे चुका हूँ, पंजाब लिया, और ये सारा मैं एड्रेस से मैं पहले दे चुका हूँ। और उसको मैंने परमानेंट एड्रेस भी सेम ही है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये सारा इसी तरह ही आ गया है। और मोबाइल नेटवर्क वगैरह ये मैं पहले दे चुका हूँ, तो ये इस तरह से आ रहा है। और इस तरह हेल्थ स्टेटस आप बता देना है कि हेल्थ स्टेटस जो है कम्प्लीटली सेहतमंद है, या फिर उनको माजूर वगैरह हैं, तो जो माजूर होते हैं उनके लिए अलग से स्टाइपेंड होता है। तो यहाँ पे भी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर है, मतलब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स में से जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी है वो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। अगेन जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ये सारे 1 MB के होने चाहिए, और आपके जो फॉर्मेट हो वो ये होना चाहिए। तो फ्रंट पर ID कार्ड आएगा, और ID कार्ड की जो बैक की कॉपी है वो यहाँ आएगी, और यहाँ पे सेव स्टेप करेंगे 1 को और मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि ID कार्ड की जो कॉपीज़ है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। अटेस्टेड नहीं होगी वो एतराज़ लगा कर वापस कर देंगे। दूसरा स्टेप होता है वर्कर की इंफॉर्मेशन का। तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वर्कर की, तो फुल नेम वर्कर का दे दिया, फादर नेम बता दिया वर्कर का, फादर नेम। उसके बाद जेंडर वर्कर की बता दी, उनकी कारकुन की तारीख पैदाइश बता दी। उसके बाद कारकुन का शनाख्ती कार्ड नंबर और तारीख़ इजरा ये शनाख्ती कार्ड पे लिखी होती है, और डेट ऑफ एक्सपायरी। सम टाइम ऐसा होता है जो ID कार्ड होता है वो लाइफ टाइम एक्सपायरी का होता है, तो आप लाइफ टाइम एक्सपायरी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे डेट मांगेगा ही नहीं। तो अगर आपका लाइफ टाइम एक्सपायरी वाला ID कार्ड है तो आप लाइफ टाइम एक्सपायरी को क्लिक करेंगे। अगर आपके जो ID कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बताना है कि वर्कर जो है वो अलाइव है या डिजीज़ है, तो आपने अलाइव या जो भी होगा वो आपने बता देना है। कि उसका एड्रेस बताना है, प्रोविंस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तहसील सेम। उसी तरह अगर सेम है तो परमानेंट पे इसको आप ऐसे कर देंगे तो ये सारा जो है वही आ जाएगा। तो बाकी सारा प्रोसेस वही है। अब यहाँ पे ये बताना है कि क्या कारकुन PESSI के साथ रजिस्टर्ड है। अगर आप इसको करेंगे यस, तो यहाँ पर वो आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड नंबर भी मांगेगा, और यहाँ पे उसकी शमूलियत की डेट भी मांगेगा, और वो जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड की जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसकी कॉपी को आपने यहाँ से अपलोड भी करना होगा जो कि अटेस्टेड होगी। उसके बाद अगर आप ये यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि क्या वर्कर EOBI से रजिस्टर्ड है। अगर आप कहते हैं कि यस रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आपको EOBI नंबर भी देना है, EOBI की शमूलियत की तारीख भी देनी है जो कि EOBI कार्ड पर ही मेंशन होती है, और यहाँ पर EOBI का जो सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड भी करना है। और फिर यहाँ पे कारकुन की शनाख्ती कार्ड के फ्रंट की कॉपी और ये बैक की कॉपी सेम उसी तरह। जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, सेव स्टेप 2 एंड मूव टू नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका है वो है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। अगर आप सेव के बटन क्लिक नहीं करते तो आपका डेटा सेव नहीं होगा, तो सेव वाला बटन आपने लाजमी क्लिक करना है। मैं तो ऊपर का ओवरव्यू बता रहा हूँ तो इसलिए मैं उसे क्लिक नहीं कर रहा। अब तीसरा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्कर, तो यहाँ पे वर्कर का फुल नेम, CNSC, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल डिटेल बतानी है। यहाँ पे वो किस फैक्ट्री में काम कर रहा है, उस फैक्ट्री का पूरा नाम आएगा। यहाँ पे ये बताना है कि जो फैक्ट्री है वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं। अगर फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं होगी तो ये आप इसके लिए अहल नहीं होते। उसके बाद फैक्ट्री का पूरा पता, उसके बाद सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तहसील उस फैक्ट्री का। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल आती है वर्कर की इन द फैक्ट्री, तो ये बताना है डेजिग्नेशन क्या है, वर्कर वहाँ पे करता क्या है। उसके बाद उसको नौकरी की मिलने की तारीख, बेसिकली नौकरी मिलने की तारीख सम टाइम वो भी होती है जब वर्कर अपनी इंडस्ट्री के अंदर रजिस्टर्ड हुआ करता होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि वर्कर जो था बहुत अरसे से काम कर रहा होता है लेकिन वो वहाँ पर मुस्तकिल नहीं हुआ होता, परमानेंट उसकी जॉब नहीं होती। तो जब उसकी परमानेंट जॉब होती है तब से उसको नौकरी की तारीख वो वाली भी मेंशन की जा सकती है जब से वो EOBI के तहत रजिस्टर्ड होता है वर्कर। अब बताना कि इज़ देयर वर्कर स्टिल वर्किंग, या वो वहाँ से ले चुका रिटायरमेंट, तो अगर यस है तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर, वर्कर का अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है उसकी कॉपी को अपलोड करेंगे, लेकिन ये अपॉइंटमेंट लेटर कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर जिन जिन ऑप्शन पर स्टार्स बना हुआ है
ये स्टार वाले सारे जो हैं वो कंपलसरी हैं, और जिन पर स्टार नहीं बना हुआ उनको आप ना भी अपलोड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सर्विस सर्टिफिकेट ये कंपलसरी है, ये आपने अपलोड करना है। और सर्विस सर्टिफिकेट इन केस आप नहीं मिल रहा, कहाँ से करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको अपलोड करेंगे, जैसा मैंने पहले बताया था, और इसको अपनी फैक्ट्री से रजिस्टर यहाँ पे जो है फिलिंग करवाएंगे इनकी। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ फ्रॉम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेम उसी तरह यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको प्रिंट निकलवा सकते हैं, फिलअप करें और फैक्ट्री से इसको अटैच करवाएं। सेम सेव करेंगे तो यहाँ पे जो वर्कर की जितनी भी मालूमात हैं वो आ सकती हैं। सम टाइम वर्कर एक जगह में काम करता है, वहाँ से रिटायर हो जाता है, फिर किसी और जगह चला जाता है, तो आप यहाँ पर एक से ज़्यादा मालूमात भी वर्कर के मुलाजमत की दे सकते हैं। तो उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल आती हैं। यहाँ पे बताना है कि आपने जिस बैंक अकाउंट में आपके जो स्कॉलरशिप है वो आएगा, तो बैंक का नाम, यहाँ से बैंक है इतने ज़्यादा, कोई भी बैंक सेलेक्ट कर लें जो आपका है। उसके बाद उस बैंक की एक ब्रांच कोड होता है, इस ब्रांच कोड को यहाँ पे लिखना है। ब्रांच का एक प्रॉपर एक नाम होता है, आपने वो लिखना है। ब्रांच का एड्रेस होता है बैंक की ब्रांच का। उसके बाद बताना है कि बैंक कहाँ पर है। उसके बाद ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये आप वहाँ से ब्रांच से ले सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट टाइटल, किसके नाम पर जो आपका बैंक अकाउंट है वो है। बैंक अकाउंट का नंबर, प्रॉपर एक नंबर होता है, वो लिखना है यहाँ पे। और एविडेंस ऑफ बैंक अकाउंट और कॉपी ऑफ चेक, आपने कोई भी बैंक स्टेटमेंट को या फिर जो चेक बुक होती है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये भी 1 MB का साइज़ होना चाहिए और ये फॉर्मेट होने चाहिए, ताकि उन्हें उनके पास प्रूफ हो कि आपका वाकई में बैंक अकाउंट है। उसके बाद आपने करना है सेव स्टेप एंड मूव टू नेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे सेविंग नहीं करते और ऐसे प्रीवियस कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ चले जाते हैं, जिस तरह मैं जा रहा हूँ, मैं तो ऊपर ओवरव्यू कर रहा हूँ, तो आपका ये सेव नहीं होगा। तो आपने सेव स्टेप करना है और उसके बाद एकदम ऐसे ऑप्शन आएगा और उसके बाद आपका ऑप्शन सेव हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली दूसरे ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। अब 5वें स्टेप पर आप आगे यहाँ पे कैटेगरी ऑफ स्कॉलरशिप बतानी है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, तो आपने बताना है कि किस कोर्स में स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहा है। इंस्टीट्यूशन की इन्फॉर्मेशन है, इंस्टीट्यूशन का कॉन्टैक्ट नंबर बताना है, ईमेल एड्रेस बतानी है जो कि कंपलसरी नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर भी कंपलसरी नहीं है। इंस्टीट्यूशन की कोई वेबसाइट भी बता सकते हैं लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद एडमिशन इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट नेम ऑफ कोर्स, डिग्री, प्रोग्राम, यहाँ पर आपने बतानी कि कौन सा कोर्स आप लोग कर रहे हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी देनी है। दौरानिया कितना है, टाइप ऑफ एडमिशन कौन सी है, ओपन मेरिट है या सेल्फ फाइनेंस है, तो जो भी हो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद तालीमी इदारे की तरफ से जारी किया रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर स्लिप आपने बताना है। अगर आपका है रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके उसको नंबर लिखेंगे। इन केस आपका है रोल नंबर तो आप रोल नंबर क्लिक करके इस रोल नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ एडमिशन बताना है कि आपका एडमिशन कब हुआ था। तकमील का साल बताना है कि आपका डिग्री कंप्लीट कब होगी। और एग्जामिनेशन का सिस्टम बताना है, यहाँ पे एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है। इनके सेमेस्टर सिस्टम है तो मैं इसको करता हूँ, तो यहाँ पे वो मुझसे मज़ीद डिटेल्स मांगेगा। अगर कोर्स ड्यूरिंग का हालिया सेमेस्टर बताना है कि आपका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है फ़िलहाल, और अपलोड करनी है सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो कि आपको अपने मुतल्लिका इदारे के एडमिन ऑफिस से ही मिलेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट, तालीम इदारे का सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन ऑफ, यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके ये जो है उसको फिलअप करके अपने इदारे से अटैच करवा के इसको फिर आप अपलोड कर सकते हैं। अब डिटेल ऑफ प्रीवियस लेवल ऑफ एजुकेशन आपने फिलअप करना है कि प्रीवियस में आपका डिग्री कोर्स कौन सा था, आपका लास्ट जो डिग्री कोर्स आपने किया है, डिग्री कोर्स का नाम क्या था, वो पूरा नाम आपने बताना है। आपने वो पास कब किया था, वो पासिंग ईयर आपने बताना है। उसके बाद ये अगेन वो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका या रोल नंबर है, उसको एक को चेक करके आप वहाँ पे वो नंबर लिख सकते हैं। अब ग्रेडिंग टाइप बतानी है, प्रीवियस एग्जामिनेशन की कौन सी थी, मार्क्स थे, CGPA थी या प्रोमोट हुए थे। तो अगर आपका CGPA तो CGPA क्लिक कर सकते हैं। CGPA ऑब्टेन बतानी है, कितनी CGPA ऑब्टेन की थी आपने, टोटल CGPA कितनी थी। और उसके बाद अपलोड करने हैं स्कैन कॉपी जो कि आपकी होगी डिग्री की या रिज़ल्ट कार्ड की होगी, और ये अटेस्टेड कॉपी होगी और अटेस्ट होगी मुतल्लिका इदारे से ही अटेस्ट होगी, किसी और की अटेस्टेशन वैलिड नहीं होगी। तो इसको स्टेप को सेव करेंगे और जब ऐसे स्टेप को जैसे सेव करेंगे आप ऑटोमेटिकली अगले स्टेप पर चले जाएंगे जो कि है एजुकेशनल एक्सपेंसेस का। डिटेल ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंसेस बीइंग क्लेम्ड आप जिनके लिए कर रहे हैं, तो प्रेजेंट स्टेटस बताना है कि आपका जो सेमेस्टर है वो कौन सा चल रहा है, शुरू करने की तारीख, सेमेस्टर आपका शुरू कब हुआ, और सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन आपका जो एडमिशन का सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड करना है। और फ़ी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट
फ़ी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ये मैंने पहले भी दिखाया था, ये होता है, इसको फिलअप करेंगे, नेम लिखेंगे स्टूडेंट का, यहाँ पे कोर्स लिखेंगे स्टूडेंट का कौन सा है, और बताने के इदारा जिस इदारे से कर रहे हैं वो इदारा किसके साथ रजिस्टर्ड है, आया कि वो एच से रजिस्टर्ड है, पी से रजिस्टर्ड है, किस से रजिस्टर्ड है, तो ये करेंगे। और यहाँ पे जो होंगे वो मुतलका इदारे के हेड के सिग्नेचर, नेम और सब कुछ आएगा, और वो इसको फिर स्कैन करना है और फिर इसको अपलोड करना है। उसके बाद प्रीवियस सेमेस्टर बताना है आपने कि प्रीवियस सेमेस्टर तो था वो कौन सा था, उसके बाद उसमें आप पास हुए थे या फेल हुए थे, मुकम्मल कब हुआ था, अटेंडेंस आपकी कितनी रही थी, ग्रेडिंग की टाइप कौन सी थी, उनके CGPA मैं कर देता हूँ तो वो बता देंगे टोटल CGPA कितनी थी, ऑब्टेन कितनी की है, यहाँ पे रिजल्ट कार्ड अपलोड होगा, और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था या नहीं। तो अगर आपने कोई इस तरह की हरकत वगैरह नहीं की, आप पे कोई जो ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं लगा, तो आप नो कर देंगे सिंपली। तो पीरियड ऑफ क्लेमिंग द फी चार्जेस, आप स्कॉलरशिप जो होते हैं, बेसिकली स्कॉलरशिप जो होता है ये रिफ़ंड होता है फ़ीस का, जो कि उस जो कोर्स के लिए होती है। तो आपने बता देना कि फ़ी चार्जेस आपका जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है बेसिकली ये वो होती है, तो कब से स्टार्ट हुआ है कब तक हुआ है, तो ये उसका क्लेम होता है। फ़ी चार्जेस ये आपका ये, उसके बाद है फ़ी चार्जेस, ये जो फ़ी का वाउचर अपलोड करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वही उसी वाउचर पर ही ये सारी डिटेल लिखी हुई होती हैं। तो आप अगर आपकी एडमिशन फ़ी है तो आप इसको चेक करेंगे, और जैसे चेक करेंगे आप यहाँ एडमिशन फ़ी को एंटर कर सकते हैं, अमाउंट कितनी है, और रीमार्क्स दे सकते हैं, मतलब कोई भी अगर उसमें कोई ऊपर नीचे होती है चीज़ या कुछ भी तो आप रीमार्क्स में उसे लिख सकते हैं। तो इस तरह जैसे आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो देखें ये यहाँ पर लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो चेक करना इसको बॉक्स को ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी फ़ी में इंक्लूड होता है उस चीज़ को आप कर सकते हैं। उसके बाद अखराजात की रसीद जो कि मैंने आपको बताया है, जो होती है वाउचर होता है वो बेसिकली यहाँ पर अपलोड होता है। सेव स्टैप करेंगे और मूव नेक्स्ट, और यहाँ पे जो होगा आपके अखराजात की सारी डिटेल जो है वो नीचे आ जाती है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे आप ऑटोमेटिकली अगले स्टेप पे जाएंगे, एनी अदर स्कॉलरशिप, स्टूडेंट क्या कोई और स्कॉलरशिप ले रहा है या नहीं, अगर आप नहीं ले रहे तो सिंपली नो कर देंगे और अगले स्टेप पर जाएंगे। आपका बेसिकली फॉर्म अप कंप्लीट हो चुका है। जो अगला स्टेप होता है वो बेसिकली रिव्यू का है। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया, अब आपने देखना कि आपने इसकी कोई गलती तो नहीं की। यहाँ पे आप जो अपलोड की है आपने चीज़ें, जो टाइप की हैं चीज़ें, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगी और आप उसको देख सकते हैं। और इस तरह आप पूरे को जब रिव्यू कर लेंगे तो रिव्यू करने के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है सबमिट का। आप इस ऑप्शन पर आएँगे, डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है एफिडेविट मांगा जाता है स्टूडेंट से। ये एफिडेविट की फ्रंट साइड मांगेंगे, एफिडेविट के बैक मांगेंगे, और फिर उसको आपने अपलोड करना है। और जैसे आप देंगे तो आपको सबमिशन का जो है ऑप्शन आएगा और उस ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डेटा सबमिशन में मुझे क्रॉस मिल रहा है क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी चीज़ की फिलिंग नहीं की है, जस्ट मैंने एक डेमो वीडियो बनाई थी। तो आप जब करेंगे तो आपको ये सारा ग्रीन आएगा और ये टिक टिक बना हुआ आएगा, तो ये आपका मतलब है कि आपने सारा डेटा सबमिट अपना कर दिया। अब आप सिंपली एफिडेविट दे रहे हैं और आप इसको सबमिट कर सकते हैं। इस तरह सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मसला क्या होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स का। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे करके ही प्रोसेस को स्टार्ट करना है। डॉक्यूमेंट गाइडलाइन में प्रॉपर लिखे हुए हैं कैसे कैसे देने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं प्रॉपर गाइडलाइन में। और यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहा है, जिस तरह मैंने बताया आपको कि इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ मुतलका इदारे से अटैच करवा के वो आपने अपलोड करनी है। तो उसके बाद जो है आपने ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है और उसको सबमिट कर देना है। और आपको फिर वर्कर वेलफेयर बारे आपके ईमेल से जो आपने प्रोवाइड किया और आपका जो नंबर जो आपने प्रोवाइड किया उसके थ्रू वो कांटेक्ट करेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का। क्योंकि प्रोसेस इस बार पहली बार लॉन्च हुआ है तो इसमें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, आसान से ही प्रोसेस है। अपना रखिए ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।